गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश कुमार, प्रवक्ता जीव विज्ञान, केजी के इंटर कॉलेज लाइनबाग मुरादाबाद। आज इंटरमीडिएट बायोलॉजी की क्लास में हम स्टडी करेंगे आवृतबीजी पौधों में होने वाला लैंगिक प्रजनन। हम कह सकते हैं पुष्पी पादप पौधों में होने वाला लैंगिक जनन। बेटा, दुनिया में जो पौधे पाए जाते हैं उनकी संख्या लगभग 5 लाख टाइप्स होती है। लगभग 5 लाख प्रकार के पौधे दुनिया में पाए जाते हैं। ये सभी पौधे दो भागों में बांटे गए हैं। जो प्लांट्स हैं ये दो प्रकार में डिवाइड किए गए हैं। एक कहलाते हैं क्रिप्टोगैमस, जिन्हें कहते हैं अपुष्पी पादप। अपुष्पी पादप यानी ऐसे पौधे जिन पर कि पुष्प नहीं आते वो कहलाते हैं अपुष्पी पादप, और दूसरे पौधे जिन पर कि पुष्प आते हैं वो कहलाते हैं फेनेलोगैमस। यानी पुष्पी पादप, पुष्प वाले। पुष्प के बाद पुष्प से बनता है फल। जिन पौधों में फल के भीतर बीज पाए जाते हैं या कहें बीज एक फल भित्ति से ढके रहते हैं वो पौधे एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। तो जो पुष्पी पादप पौधे हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक कहलाते हैं एंजियोस्पर्म और एक कहलाते हैं जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म वो पौधे होते हैं जिनमें की सीड जो है वो फल के भीतर होते हैं। ये फल है और इसके अंदर यहां बीज लगे होते हैं। एक भी हो सकता है, अनेक भी हो सकते हैं। ये सीड है और ये फ्रूट है। ऐसे पौधे एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। और जिम्नोस्पर्म पौधे ऐसे होते हैं जिनमें फल नहीं पाया जाता, बीज ही केवल लगे रहते हैं शाखा पर। इस तरह की जैसे ब्रांच हुई और इसी ब्रांच पर ऐसे सीड लगे रहते हैं। ये सीड नेकेड होते हैं, नेकेड सीड। ऐसे नग्नबीजी पौधे जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। साइट्रस का पौधा, पाइनस का पौधा, ये इस तरह के होते हैं जिम्नोस्पर्म। इनकी संख्या कम होती है। हम तो अपने चारों ओर देखते हैं वो अधिकतर प्लांट जो होते हैं वो एंजियोस्पर्म होते हैं। आपने भी जितने पौधे देखे हैं अधिकतर जो फलों के रूप में, सब्जियों के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं वो सभी एंजियोस्पर्म होते हैं, क्योंकि इनके बीज फल के भीतर पाए जाते हैं। तो इन्हीं एंजियोस्पर्म पौधों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं उन पौधों में फ्लावर्स आते हैं। फ्लावर जो है वो पौधों के लैंगिक जनन अंग होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं ऐसे फ्लावर। एक फ्लावर है। फ्लावर के बहुत सारे भाग होते हैं। सबसे नीचे ये ग्रीन कलर का ऐसे पत्तियों की समान संरचनाएं लगी रहती है, जो जब पुष्पकली की अवस्था में होता है तो उन्हें ये ढके रहते हैं। इन्हें कहते हैं सेपल्स व हाइबल। ये हरे होते हैं और सभी सेपल्स को मिलाकर कैलिक्स कहा जाता है, सभी को। फिर उसके बाद पुष्प में ये रंगीन भाग होते हैं, इन्हें पेटल कहते हैं। दल और सभी दलों को मिलाकर कोरोला कहा जाता है, दलपुंज का।
को वह दलपुंज कहते हैं, उसको कहते हैं कोरोला। यहां पर ये धागे के समान संरचनाएं पुष्प से बाहर को निकली रहती है, इन्हें कहते हैं स्टेमन्स। पुंकेसर, इन्हें पुंकेसर कहते हैं। ये पुंकेसर पुष्प के नर जनन अंग होते हैं, मेल ऑर्गन होते हैं। नर जनन अंग पुंकेसर है। सभी पुंकेसर को मिलाकर एंड्रूशियम कहते हैं। एंड्रूशियम कहते हैं पुमंग, सभी को मिलाकर। एक को पुंकेसर और सभी को कहते हैं एंड्रूशियम। पुष्प के बीच में एक ऐसी ट्यूब के समान संरचना लगी रहती है जिसे गाइनीशियम कहा जाता है। जायान जिसे कहते हैं, जायान जो है वो पुष्प का फीमेल ऑर्गन होता है। सबसे नीचे की ओर एक सीट के समान संरचना होती है, इसे थैलेमस या पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन, इसी पर सारे भाग पुष्प के रखे रहते हैं। तो पुष्प के मेन रूप से 4 भाग हुए, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूशियम और गाइनीशियम। कैलिक्स पुष्प की कली की अवस्था में रक्षा करने का काम करते हैं। कोरोला परागण के लिए कीटों को आकर्षित करने का काम करते हैं। एंड्रूशियम ये नर जनन अंग होते हैं, इनमें नर युग्मक पोलन ग्रेन्स परागकण बनते हैं। और गाइनीशियम जायान, इसमें ओव्यूल पाए जाते हैं, बीजांड पाए जाते हैं। अब हम पुष्प के अलग अलग भाग देखेंगे। सबसे पहले आता है प्रजनन के लिए जो भाग पुष्प में काम आते हैं वो है एंड्रूशियम और गाइनीशियम। पहले देखेंगे एंड्रूशियम। एंड्रूशियम क्या है? स्टेमन्स का समूह। स्टेमन्स क्या है? पुंकेसर। एक पुष्प में पुंकेसर गिनती के भी हो सकते हैं और असंख्य भी हो सकते हैं। एक पुंकेसर को देखें तो एक पुंकेसर इस तरह का होता है। ये पुंकेसर, इसमें नीचे की ओर एक धागे के समान संरचना होती है, इसे फिलामेंट या कोतंतु कहते हैं। ये ऊपर की ओर 2 बॉक्स जैसी संरचना जुड़ी रहती है, जिसे एंथर या परागकोश कहते हैं। ये दोनों एंथर के भाग इस जगह पर जुड़े रहते हैं बीच में, ये भाग कहलाता है कनेक्टिव। योजी, एक स्टेमन का, ये एक स्टेमन है, मुख्य भाग जो होता है वो होता है एंथर, परागकोश। इस परागकोश के अंदर ही पराग कण बनते हैं। अगर हम इस एंथर को काट कर देखें अनुप्रस्थ काट में, टीएस में, तो ये भीतर से इस तरह का दिखाई देता है।
इसके अंदर दो लोब होते हैं, ये है लोब, दो पिंड, एक ये, और प्रत्येक लोब में चार चार गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। परागधानियां, परागधानियां इन्हें कहते हैं। इनके अंदर ही बहुत सारे कण भरे रहते हैं, इन कणों को पराग कण कहते हैं। यह है पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स तो एक एंथर काटने पर भीतर से ऐसा दिखता है, अनुप्रस्थ काट में, टीएस में, ट्रांसफर सेक्शन में। अगर एंथर ऐसा दिखाई दे रहा है, उसमें केवल एक लोब है और दो माइक्रोस्पोरेंजिया या परागधानियां हैं और इसके अंदर भरे हैं पॉलन ग्रेन्स। ऐसा भी हो सकता है। अगर दो लोब वाला एंथर है तो कहलाता है डाइथिकस, और एक लोब वाला है तो मोनोथिकस कहलाता है। ये मोनोथिकस बारहवेसी फैमिली, जैसे गुड़हल, भिंडी वगैरह के जो पौधे हैं उनमें पाए जाते हैं, और बाकी जो कोर्स में उनमें जाएगा डाइथिकस एंथर होते हैं। इन एंथर के अंदर ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया परागधानियां, इन परागधानियों के अंदर पराग कण बनते हैं। ये पराग कण इसके अंदर कैसे बन जाते हैं, इनके बनने की क्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन कहते हैं। कहते हैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। लघु बीजाणु जनन। इसका मतलब है एंथर भाग में पॉलन ग्रेन्स का बनना, एंथर भाग में पॉलन ग्रेन का बनना, कि इस एंथर के अंदर ये माइक्रोस्पोरेंजिया और उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स कैसे बन जाते हैं, इसके बनने की क्रिया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। अब हम देखेंगे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की क्रिया किस प्रकार से होती है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की क्रिया में जो एंथर है सबसे पहले उसका निर्माण होता है, और जो एंथर है उसके अंदर कोई भी माइक्रोस्पोरेंजिया नहीं पाई जाती। ये सब माइक्रोस्पोरेंजिया एंथर के बन जाने के बाद इसमें बनती है, और फिर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। तो आरंभ से देखते हैं कि किस प्रकार से पॉलन ग्रेन बनते हैं। ये है एंथर। सबसे पहले एंथर बनता है, ये फिलामेंट हुआ, इसका शीर्ष भाग फूटकर ऐसे एंथर बनाता है। इस एंथर के अंदर कोई कुछ भी नहीं होता। अंदर से अगर हम इसे काट के देखें तो ये इस तरह का दिखाई देता है।
इसके चारों ओर एक सेल मोटाई की एपिडर्मिस की लेयर होती है, ऐसे पूरे में ऐसे। और भीतर की ओर का भाग पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है, इन्हें मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहा जाता है। ये है मेरिस्टेमेटिक सेल्स। पूरे एंथर में ये इस तरह से भरी रहती है और एंथर के अंदर कुछ भी नहीं होता, ये सब में ऐसे ही सेल्स। ये है मेरिस्टेमेटिक सेल्स। पैरेनकाइमेटस सेल्स है ये स्ट्रक्चर के अनुसार। बाद में क्या होता है, इन सभी सेल्स में से चारों कोनों पर चार सेल्स, जैसे एक ये कोना है, एक ये कोना है, एक ये, इन चारों कोनों पर चार सेल्स आकार में अन्य सेल्स की अपेक्षा बड़ी हो जाती है। ये अंतर आ गया। एक सेल ये बड़ी हो गई, एक ये बड़ी हो गई, एक ये और एक ये चार सेल्स आकार में बड़ी हो जाती हैं। बाकी सब वैसे ही जैसे पहले था, ये एपिडर्मिस है और ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, ये सब ऐसे ही रहेंगे। चार बड़ी होती, जो चार सेल्स बड़ी होती हैं इन्हें कहते हैं आर्चीस्पोरियल सेल। ये है आर्चीस्पोरियल सेल्स, इन्हें कहा जाता है। हर एक आर्चीस्पोरियल सेल अपने ही स्थान पर रहते हुए एक बार सूत्री विभाजन द्वारा या माइटोसिस डिवीजन द्वारा डिवाइड होती है और दो सेल्स में बढ़ जाती है। अब हम एक को देख रहे हैं, जैसे एक बढ़ती है वैसे ही चारों बढ़ेंगी। ये सेल दो सेल में बढ़ गई, यहां पर हो गया माइटोसिस डिवीजन। इन दोनों सेल्स में जो सेल्स परिधि की तरफ होती है, बाहर की साइड होती है, उसे कहते हैं पैराइटल सेल। और जो नीचे की ओर होती है उसे कहते हैं स्पोरोजेनस सेल। ये है स्पोरोजेनस सेल। एक पैराइटल सेल और दूसरी हो गई स्पोरोजेनस सेल। अब पैराइटल सेल बार बार डिवाइड होती है इस तरह से चारों तरफ घूमते हुए, और इसे घेरते हुए, स्पोरोजेनस सेल को घेरते हुए एक लेयर बना लेती इस तरह से। ये पैराइटल सेल में डिवीजन हुआ ये, और ये है स्पोरोजेनस सेल। ये पैराइटल सेल डिवाइड हो रही है। अब ये एक लेयर बन गई, इस लेयर की सेल्स फिर डिवाइड होती है भीतर बाहर, और ये लेयर कई स्तरों की हो जाती है।
ये कई लेयर की हो गई और यही संरचना माइक्रोस्पोरेंजिया कहलाती है। ये बन गई माइक्रोस्पोरेंजिया। अब चार कोनों पर चार सेल्स बड़ी हुई थी, चारों पर चार ऐसी माइक्रोस्पोरेंजिया चारों कोनों पर बन जाती। माइक्रोस्पोरेंजिया की सबसे भीतरी लेयर ये वाली, तो लेयर सबसे भीतर की ओर होती है, इस लेयर को टेपटम कहा जाता है। यह है टेपटम। ये लेयर इन सेल को पोषण प्रदान करती है और इससे पोषण को प्राप्त करके, न्यूट्रिशन को प्राप्त करके स्पोरोजिनस सेल भी बार बार डिवाइड होती है और ये भी बहुत सारी सेल्स में बन जाती है। ये स्पोरोजिनस सेल भी बहुत सारी सेल्स में डिवाइड हो जाती है। इन सेल्स को कहा जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ये सेल्स डिप्लॉयड होती। हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल इस माइक्रोस्पोरेंजिया के भीतर ही, यह माइक्रोस्पोरेंजिया पूरी, इस माइक्रोस्पोरेंजिया के भीतर ही मियोसिस डिवीजन द्वारा डिवाइड होती है हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल। यानी ये वाली सेल अंदर ही डिवाइड होती है मियोसिस डिवीजन द्वारा। मियोसिस डिवीजन में बेटा एक सेल से कितनी बनती है? चार सेल्स बनती है। तो ये सेल चार सेल्स में डिवाइड हो जाती है। ये हो गया मियोसिस डिवीजन। ये बन गया मियोसिस डिवीजन। चार सेल्स में होगी। चारों सेल्स आरंभ में आपस में जुड़ी रहती। इस समय इन्हें टेट्राड कहा जाता है। टेट्राड्स। बाद में ये चारों सेल्स छूटकर अलग हो जाती हैं और चार पोलन ग्रेन्स बनाती। ये बन गए चार पोलन ग्रेन्स। ये हैप्लॉइड हो गए। ये पोलन ग्रेन्स इन्हीं माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर भरे रहते हैं और जब एंथर मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो एंथर अपने किनारे से जो माइक्रोस्पोरेंजिया हैं वो कट जाती हैं और पोलन ग्रेन्स बाहर निकल जाते हैं। ये जो एंथर हमने शुरू में दिखाया था, ऐसे ये एंथर की फिर से हम टीएच दिखा रहे हैं। ये माइक्रोस्पोरेंजिया अंदर है, ये फट गई किनारे से आके। और इनके अंदर भरे हुए जो पोलन ग्रेन्स थे वो बाहर निकल गए। ये पोलन ग्रेन्स जो माइक्रोस्पोरेंजिया में थे वो यहां से होकर बाहर निकल जाते हैं। ये एंटर हो गया, ये हो गए पोलन ग्रेन्स। और यही क्रिया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। इसने मन से शुरू हुई एंथर से। एंथर शुरू में ऐसा था, इसमें कुछ नहीं था, इसमें सारी सेल्स एक समान थी। चार कोनों पर चार सेल्स बड़ी हो गई जिन्हें आर्ची स्पोरियल सेल कहा गया।
हर एक सेल माइटोसिस डिवीजन द्वारा डिवाइड हुई, जिनमें एक पैराइटल सेल और एक स्पोरोजिनस सेल बनी। पैराइटल सेल सर्किल में डिवाइड होती है, इसके चारों ओर एक लेयर बना लेती है और इस लेयर की सेल्स फिर आगे पीछे डिवाइड होती है, तो अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया बन जाती है। माइक्रोस्पोरेंजिया की भीतरी लेयर टेप्टम कहलाती है और टेप्टम लेयर से पोषण को प्राप्त करके स्पोरोजिनस सेल बार बार डिवाइड होती है माइटोसिस डिवीजन द्वारा और बना लेती है, इस सेल से बन जाती है ये बहुत सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो कि डिवाइड होती हैं। और हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोरेंजिया के भीतर ही मियोसिस डिवीजन द्वारा डिवाइड होती है, 4 सेल्स में डिवाइड हो जाती है। चारों सेल्स आपस में जुड़ी रहती हैं, इस समय इन्हें टेट्राड कहते हैं और बाद में ये सभी अलग हो जाते हैं और बन जाता है पोलन ग्रेन्स, 4 पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं। स्टूडेंट्स, हमने देखा अभी क्या बन गए थे, पोलन ग्रेन्स। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस में पोलन ग्रेन्स का निर्माण हो जाता है। पोलन ग्रेन्स होते कैसे हैं? ये है एक पोलन ग्रेन, अधिकतर राउंड शेप होते हैं। ये एक पोलन ग्रेन है, बहुभुजाकार, आयताकार, अंडाकार भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर राउंड शेप भी मिलते हैं। पोलन ग्रेन के चारों ओर 2 लेयर होती है। बाहर की लेयर थोड़ी हार्ड होती है, कड़ी होती है, इसे एक्साइन कहते हैं। वह है चोल। एक्साइन। और ये लेयर कहीं कहीं पर स्थान स्थान पर ऐसे वीक होती, कमजोर होती, सब जगह हार्ड होती है, कहीं कहीं पर वीक होती है और जो वीक स्थान है वो कहलाते हैं जर्म कोर। जर्म कोर। इसके नीचे एक पतली कोमल लेयर होती है, एक्साइन लेयर के नीचे, इसे इंटाइन कहते हैं। अंतःचोर, एक्साइन बाह्यचोर और इंटाइन अंतःचोर, और ये पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस है। तो ये पोलन ग्रेन की संरचना है। पोलन ग्रेन जब एंथर फट जाता है तो वहां से गिर पड़ते हैं और गिरते हैं गाइनीशियम के ऊपरी भाग पर, जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं। और इसी गिरने की क्रिया को पॉलिनेशन भी कहा जाता है, वो इसके बाद आएगा। लेकिन हम पहले देखते हैं कि अब जब पोलन ग्रेन्स गाइनीशियम के स्टिग्मा पर गिर जाते हैं तो वहां एक जल के समान पदार्थ पहले से ही रहता है जिसमें ये चिपक जाते हैं और उस पदार्थ को एब्जॉर्ब करके ये फूल जाते हैं। यहीं से शुरू होता है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, नर युग्मोद्भिद का विकास, या हम कह सकते हैं जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। यह है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन में अंकुरण कैसे होता है? सबसे पहले पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस माइटोसिस डिवीजन द्वारा डिवाइड होता है और 2 न्यूक्लियस में बढ़ जाता है। एक कहलाता है जो बड़ा वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और एक कहलाता है जनरेटिव न्यूक्लियस। दोनों न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ साइटोप्लाज्म जमा हो जाता है और एक एक सेल मेम्ब्रेन बन जाती है। इस प्रकार से पोलन ग्रेन के अंदर 2 सेल्स बन जाती हैं। नीचे वाली कहलाती है ट्यूब सेल और ये वाली कहलाती है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल। अब एक्साइन लेयर एक कमजोर स्थान जर्म कोर पर से फट जाती है और फट जाने पर वहां एक छिद्र बन जाता है और
और भीतरी दबाव के कारण इंटाइन लेयर एक ट्यूब के रूप में बाहर वो निकल आती है। ये ट्यूब निकल आई, इसे पोलन ट्यूब कहते हैं। यह है पोलन ट्यूब और वेजिटेटिव न्यूक्लियस इसके अगले सिरे पर आ जाता है। यह आ गया वेजिटेटिव न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस से कुछ एंजाइम्स निकलते हैं जिसके कारण इस ट्यूब के रास्ते में पड़ने वाली गायनीशियम की सेल्स गलती चली जाती है और ट्यूब नीचे की ओर को बढ़ती चली जाती है। जब ट्यूब नीचे की ओर बढ़ती जाती है तो जो जनरेटिव सेल है ये भी ट्यूब में पीछे की ओर आ जाती है। ऐसे बढ़कर ये आगे आगे चल रही है, पीछे वेजिटेटिव न्यूक्लियस अगले सिरे पर है, ये ट्यूब को आगे बढ़ा रहा है, जनरेटिव सेल पीछे आ गई और यही जनरेटिव सेल इसके बाद टूट कर दो भागों में बढ़ जाती है माइटोसिस डिवीजन द्वारा। इन दोनों भागों को मेल गैमीट कहते हैं। मेल गैमीट, एक आगे वाला फर्स्ट मेल गैमीट और पीछे वाला सेकंड मेल गैमीट कहलाता है। और ये ट्यूब बढ़ते बढ़ते पोलन ट्यूब जो है गायनीशियम के ओवरी भाग में जो ओव्यूल होता है उसमें प्रवेश कर जाती है और फिर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पूरी होती है। ये हुआ मेल गैमेटोफाइट का विकास या जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। तो आज हमने सीखा बेटा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, परागकण कैसे बनते हैं, परागकणों की संरचना कैसी होती है और परागकणों में अंकुरण कैसे होता है। नेक्स्ट अगले पीरियड में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।